Hello friends, how are you? In our last class, we started our chapter number 19, that is biodiversity and its conservation. And before that, let we remind our last class work, and after that, we will proceed in our chapter. In the last class, we discussed about the definition of biodiversity, few definitions of biodiversity. Again, let we discuss it. Biodiversity. This term is derived from the two Latin words, that is bios and diversitas. Bios, it stands for life, or we can say that organisms, and diversitas stand for the variety or differences. So if we combine both of them, then we can say that the diversity or different forms, the diversity or different forms of living organisms found on earth is called biodiversity. सिंपल वर्ड में बोले तो जो डिफरेंट फॉर्म्स, जो लाइफ की जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं या जो विविधता है जो अर्थ के ऊपर पाई जाती है, कहां पर? अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है, दैट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी. उसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? बायोडाइवर्सिटी. ये इसके वर्ड मीनिंग के डेफिनेशन है. अगर अपन थोड़े प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करें डेफिनेशंस को, तो जो सबसे पहले डेफिनेशन अपन बोलते हैं, द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, कहां पर? एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, जो ऑर्गेनिजम्स के अपन एक पर्टिकुलर एरिया में देखते हैं, वो क्या कहलाती है? उसकी बायोडाइवर्सिटी. क्या कहलाती है वो? उसकी बायोडाइवर्सिटी. ओके. अब जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो वो प्लांट हो सकते हैं या फिर एनिमल. अगर अपन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें तो अपन दो कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड करते हैं, या तो प्लांट या एनिमल. प्लांट के लिए वर्ड काम में लिया जाता है फ्लोरा, एंड एनिमल्स के लिए काम में लिया जाता है फोना. तो अगर अपन ये बोलें तो डेफिनेशन चेंज होकर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और वो बनती है द डाइवर्सिटी या द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट यानी कि फ्लोरा एंड एनिमल्स दैट इज फोना फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट, फ्लोरा और फोना की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है पर्टिकुलर एरिया में, वो क्या कहलाती है? उसकी बायोडाइवर्सिटी. क्या कहा जाएगा उसे? बायोडाइवर्सिटी. गॉट इट? अंडरस्टैंड? थोड़ा और हाई लेवल पे चलें तो डेफिनेशंस में चेंज आकर आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज of plant, animals and microorganisms living in a particular area, not on living in a particular area. एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी कि जो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो क्या कहलाते हैं? उसकी बायोडाइवर्सिटी. गॉट इट? अंडरस्टैंड? ये जो ऊपर अपन ने फोर डेफिनेशन है, ये काफी इजी डेफिनेशन है जो अपन जनरली बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज करते हैं. अब एक थोड़ी सी टाइट डेफिनेशन है ब्रॉड लेवल पर. अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट 1987 पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर 1987 में जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट, जो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं एनुअल रिपोर्ट टाइप में, उसमें डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग द डाइवर्सिटी differences, the diversity differences and ecological complexity, diversity differences and ecological complexity found among the biological organisms, found among the biological organisms is called biodiversity.
किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में डाइवर्सिटी, उनके डाइवर्सिटी दैट मीन्स डिफरेंसेस, और उनके बीच में जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक दूसरे के साथ फिट हैं, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट के साथ, किस तरीके से वो जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं उन सब के साथ किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वहां पर फूड का फ्लो है, किस तरीके से वहां पर एनर्जी का फ्लो है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, ये जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, इन सभी को जब अपन इंक्लूड करते हैं तो वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। दैट मीन्स द डाइवर्सिटी, different forms and ecological complexity found among the biological organisms found among the biological organisms is called biodiversity। उसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? बायोडाइवर्सिटी। गॉट इट? अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अर्थ पर पाए जाने वाले ये डिफरेंट फॉर्म्स किस तरीके से बनी। ऑल ऑफ दीज आर रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होती है फर्स्ट बैक्टीरियल सेल से, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल अर्थ पर आज से मिलियन ईयर्स पहले जो ऑरिजिनेट हुई थी, वो सबसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था, जो अपन ओपेराइन थ्योरी के अंदर अपन ने 9th में ही स्टडी किया था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग एक लिविंग सेल अर्थ के ऊपर क्रिएट हुई। उस लिविंग सेल में इवोल्यूशनरी चेंजेस आते गई। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है इवोल्यूशन, पहले तो उसका मीनिंग समझ लेना। सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे सिंपल डेफिनेशन में अपन बोलूं तो बोला जाता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स का जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिजम्स में। अब सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या सिंपल ऑर्गन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। गॉट इट? तो सिंपलिसिटी से जो कॉम्प्लेक्सिटी जो डेवलप हो रही है, जो डेवलप हुई है मिलियन ईयर्स में, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। सबसे सिंपल डेफिनेशन। बाकी अपन इवोल्यूशन के बारे में चैप्टर नंबर 16 में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो यहां पर आप समझ सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल, for example the bacterial cell that was unicellular, and if we compare with the us, then we are 1.3 trillion celled organisms। अगर अपन बैक्टीरियल सेल की बात करें तो वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, जबकि ह्यूमन बीइंग 1.3 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर मानी जाती है। तो वहां पर जहां बैक्टीरियल सेल थी उसमें न्यूक्लियस भी नहीं था, न्यूक्लियस भी डिफाइंड नहीं था, कुछ इतना जरा बहुत सिंपल स्ट्रक्चर थी। जबकि अपन दूसरी साइड में अपने कंपैरिजन करें तो हमारे अंदर हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप्ड है। तो वहां से यहां तक का जो हमारे अंदर चेंजेस है वो सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी तो है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है इवोल्यूशन। गॉट इट? नाउ लेट वी कम टू द डेफिनेशन। इवोल्यूशन समझ में आ गया वर्ड थोड़ा सा? बाकी अपन 16th लेसन पूरी डिटेल में बात करेंगे। The biodiversity found on earth is the result of continuous and developmental evolutionary progress of life, process of life। आज जो हम अर्थ के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, आज जो अपन बायोडाइवर्सिटी देखते हैं वो मिलियन ईयर से चल रही कंटिन्यूअस और डेवलपमेंटल इवोल्यूशन की जो प्रोसेस चल रही है लाइफ की, अर्थ के ऊपर जीवन की जो इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस जो चल रही है, डेवलपमेंटल इवोल्यूशनरी प्रोसेस, उसका रिजल्ट है। यानी कि एक बैक्टीरियल सेल से आज मिलियन टाइप की स्पीसीज अर्थ के ऊपर बनी। दैट इज ऑल ड्यू टू डेवलपमेंटल इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस या प्रोसेस। ओके, बायोडाइवर्सिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो तो इकोलॉजिकल बैलेंसिंग बहुत ज्यादा रिस्क पर होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन इस चीज को समझने के लिए। सपोज देयर इज ओनली ग्रास इन फॉरेस्ट एंड देयर इज ओनली डियर टू ईट देम, एंड देयर इज ओनली लायन टू ईट द डियर। दैट मीन्स ओनली 3 organisms are in a forest: grass, deer, lion. Here
द इकोलॉजिकल बैलेंस इज एट वेरी वेरी हाई रिस्क। यहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज्यादा हाई रिस्क पर है, बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ देम विल एलिमिनेट द रिमेनिंग अदर्स। इनमें से किसी भी एक का एलिमिनेशन या उसकी ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट आता है तो उसका रिजल्ट बाकी सभी पर भी नेगेटिव इफेक्ट या उनका भी एलिमिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास को आपने एलिमिनेट किया, ग्रास खत्म हो गई फॉरेस्ट से किसी डिजीज से, तो अब डियर खाएंगे क्या? वो एलिमिनेट। और डियर नहीं है तो लॉयन एलिमिनेट। अगर डियर एलिमिनेट तो लॉयन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट, और ग्रास को कोई ग्रेजिंग करने वाला नहीं, खाने वाला नहीं है, चढ़ने वाला नहीं है, तो रिजल्ट ग्रास की जो नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो न्यू ग्रोथ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ग्रास की लेयर बन जाएगी तो वो नीचे से फ्रेश ग्रास को ग्रो नहीं करने देगी। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसके कारण से ग्रास भी एलिमिनेट होगी। लेकिन अगर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हो, यानी कि ग्रासेस भी हैं, शॉप्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, और डियर भी है, उसके अलावा गॉट भी है, और मान लीजिए वाइल्ड जो बफेलो है, बफेलो भी है, और काऊ मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं अपन, काऊ भी है, लॉयन भी है, जैकाल भी है, टाइगर भी है, इस तरीके से। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंसिंग है। ग्रास को डियर भी खा सकता है, गॉट भी खा सकती है, बफेलो भी, काऊ भी, शब्स, ये अब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। किसी भी तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ओके, अब किसी भी एक का एलिमिनेशन इकोलॉजिकल बैलेंसिंग बाकी जो चेन्स हैं वो उसको ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देगी। मान लीजिए अब ग्रास एलिमिनेट हो गई, तो उस कंडीशंस में जो ये एनिमल्स हैं ये इनसे काम चला सकते हैं, तो इनका सर्वाइवल बना रहेगा, और ये बने रहेंगे तो ये बने रहेंगे। अगर आप इसमें से किसी को एलिमिनेट करते हैं, मान लीजिए गॉड खत्म हो गई, तो जो ये एनिमल्स है ये इनसे काम चला सकते हैं, इनको ईट अप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इकोलॉजिकल बैलेंसिंग वहां पर क्रिएट होती है। तो बायोडाइवर्सिटी का पाया जाना इकोलॉजिकल बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है। गॉट इट? अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी रिच है, दैट मीन्स इफ द पर्टिकुलर एरिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, देन इट इज कंसिडर्ड एज इकोलॉजिकल बैलेंस्ड कंडीशन। तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस कंडीशन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। गॉट इट? नाउ there is one very very important question, that is types or levels of biodiversity. Types or levels of biodiversity. Got it? Now let me start it. There are various type of biodiversity, or there are various levels of biodiversity, out of which three are in our syllabus, that is species diversity, second is genetic diversity, and third is ecosystem diversity. बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जिसमें से थ्री अपने सिलेबस में है, स्पीसीज, जेनेटिक और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। गॉट इट? नाउ लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी, लेट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द स्पीसीज। एक स्पीसीज, या जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं जाति। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जाति जो अपन वर्ड काम में ले रहे हैं अपने जो नॉर्मल टर्म्स है उनसे अलग है, बायोलॉजिकल बात हो रही है। ओके, व्हाट इज द स्पीसीज? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप, विच आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस, जो कि देखने में एक जैसे हों। कैसे हों? देखने में एक जैसे हों। एंड कैपेबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल न्यू इंडिविजुअल, और कैपेबल हैं, यानी कि इनमें फर्टाइल न्यू इंडिविजुअल डेवलप करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। दे कैन प्रोड्यूस इन नेचुरल कंडीशंस, नेचुरल कंडीशंस में, देन इट इज कॉल्ड ए स्पीसीज। तो उसे क्या कहा जाएगा? एक स्पीसीज बोलते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर आइडेंटिकल इन अपीयरेंस and capable to produce fertile new individual in natural conditions is called a species. उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? एक स्पीसीज बोलते हैं। ओके, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक पर्टिकुलर एरिया में
जो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, ऑर्गेनिजम्स की जो डिफरेंट स्पीसीज जो अपन देखते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। उसे क्या कहा जाता है? उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी। ओके, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है, नॉर्मली अपन जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड काम में लेते हैं तो वो अपन किसको डिनोट करते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी को। दैट मीन्स इट इज मोस्ट कॉमन मीनिंग। बायोडाइवर्सिटी का जो सबसे जनरल जो मीनिंग लिया जाता है वो किससे लेते हैं अपन? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी से। Species diversity act as a scale or measurement of balance in an ecosystem. This is important line. Species diversity जो है वो एनवायरमेंट में या इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस की स्केल के तौर पर यूज किया जाता है। किसके तौर पर यूज करते हैं अपन? स्केल के तौर, बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम की यूनिट के तौर पर अपन काम में लेते हैं। जैसे अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी स्पीसीज हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, तो वो काफी ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी और काफी बैलेंस्ड माना जाता है। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था ना इसका हियर, तो यहां पर ये डिफरेंट स्पीसीज जो थी, ये डिफरेंट स्पीसीज इंडिकेट करती हैं कि ये इतना ही ज्यादा बैलेंस्ड कंडीशन है। गॉट इट? तो अपन बोल सकते हैं species diversity act as a scale of measurement of balance in an ecosystem। एक इकोसिस्टम में बैलेंस का मेजरमेंट होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। पर्टिकुलर एरिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स इट इज मोर बैलेंस्ड, like the tropical forest, while a particular area very less biodiversity, it is this such ecosystem is at on very high risk, or we can say that very unbalanced ecosystem। okay, got it? अब यहां पर एक वर्ड छोटा सा एक मीनिंग आता है, मतलब मीनिंग नहीं, एक स्टेटमेंट आता है, तो उसका एक कीवर्ड है, उसको अपने को ध्यान रखना है। किसकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है? स्पीसीज, किस स्पीसीज की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलती है नंबर्स में और डाइवर्सिटी? तो वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। गॉट इट? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। इनकी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी और सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी अर्थ पर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात करें, 1 ग्राम सॉइल में, 1 ग्राम सॉइल में अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ बैक्टीरिया एंड 50,000 fungus can be found. I'm again repeating, in 1 gram soil, in 1 gram soil we can found that 10 crore bacteria, 10 crore bacteria, and also we can found 50,000 fungus or fungal organisms. So you can compare the biodiversity of 1 gram soil, that is very little amount, and the number of the bacteria and the fungus, that is much higher. That's why it is stated that the microorganisms have highest density and diversity on the earth. Got it? Now second is genetic diversity. Okay, the variations found in different members of a species is called genetic diversity. एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस जो फाइंड आउट होते हैं एक ही स्पीसीज में, ध्यान रखना, एक ही स्पीसीज के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें जो वेरिएशंस है पर्टिकुलर एरिया के, उसके लिए वर्ड क्या काम में लेंगे अपन?
जेनेटिक डाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात करें अपन, जैसे मंकी के कंपेयर कर लें, मंकी दैट इज ए स्पीसीज, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मंकीज अपन देखते हैं, चाहे वो रेड माउथ वाले हों, चाहे ब्लैक माउथ वाले हों, चाहे लॉयन टेल वाले हों, चाहे गिबन हों, चाहे हेलो, ओके। तो ये डिफरेंट जो अपन देखते हैं मंकी की जो स्पीसीज, मंकी के जो वेरिएशंस, दैट आर ए सिंपल एग्जांपल ऑफ जीन डाइवर्सिटी। या सिंपल से और कंपैरिजन अपन करें, राइस का एक ले लें अपन एग्जांपल, तो राइस के अकेले की ही अगर अपन बात करें तो मोर देन 50,000 वेराइटीज अर्थ के ऊपर पाई जाती है, मोर देन 50,000 स्पीसीज, सॉरी वेराइटीज जो है राइस की अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं। तो वो जो पर्टिकुलर जो वेरिएशंस हैं उनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। गॉट इट? दिस डाइवर्सिटी इज फाउंड बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशंस सबग्रुप्स ऑफ वन स्पीसीज। ये डाइवर्सिटी एक स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है उसमें जो सबग्रुप्स बनते हैं उनके अंदर पाई जाती है। अब वो सबग्रुप्स बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक सिंपल सी बात करें अपन, किस तरीके से क्रिएट होती हैं, थोड़ा सा पहले इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं फिर अपन आते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी रिजल्ट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स इन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज विच फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो एक पर जो मेंबर्स हैं एक स्पीसीज के, उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करती हैं क्योंकि वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं। गॉट इट? अब इसका छोटा सा अपन एक कंसिडरेशन करते हैं किस तरीके से ये डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन जीन्स। डीएनए का जो एक्टिव पार्ट है उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन जीन्स। जीन दैट कंट्रोल आवर कैरेक्टर। जीन क्या करते हैं? हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब जीन में जब चेंजेस होगा तो डेफिनेटली कैरेक्टर्स में भी चेंजेस होंगे। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन द गैमेट फॉर्मेशन स्टेप is takes place, and in that gamete formation state there is a change in gene, very little amount change in genes. These change in genes may create differences in new creating organisms. ये जो changes आए हैं जीन्स में, ये न्यू डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा सा चेंजेस क्रिएट करते हैं। अब ये चेंजेस हो सकता है हमें विजिबल हो सकता है नहीं भी हो। एक सिंपल से एग्जांपल ले अपन, वी आर सिमिलर विथ आवर पेरेंट्स बट नॉट द कार्बन कॉपी। हम हमारे मदर फादर के जैसे सिमिलर हैं लेकिन उनकी कार्बन कॉपी नहीं है, जबकि हमें डीएनए या जेनेटिक मटेरियल तो उन्हीं से मिला है। तो फिर हम उनकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस, जो वेरिएशंस जो आते हैं उनके कारण। ओके, अब सपोज यहां पर ये वेरिएशन आने से ये ऑर्गेनिज्म थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब इसी तरह से ये वेरिएशंस क्रिएट होते जाते हैं, आगे ये रिप्रोडक्शन करेगा। अब यहां पर और स्पीसीज में वेरिएशंस कैसे आता है उसका अपन थोड़ा सा कंसिडर करें। वेरिएशंस का आना तो समझ में आ गया होगा। अब सपोज कीजिए ये एक स्पीसीज है जो इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। ओके, किसी भी जीव, अब यहां पर भी उसके ऑर्गेनिजम्स हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी है, पूरी साइड में फैले हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में इनके बीच में जीन फ्लो लगातार बना रहेगा। यहां पर आए हुए मान लीजिए इसमें जो वेरिएशंस आए हैं वो रिप्रोडक्शन के थ्रू पूरी स्पीसीज में लगातार कंटिन्यूटी उनकी बनी रहती है। ओके, अब सपोज कीजिए ये एक फॉरेस्ट था और यहां पर रिवर का फ्लो स्टार्ट हो गया। कोई रिवर थी जो इसके इस साइड से फ्लो करती थी, उसमें कोई स्टोन वगैरह गिरने के कारण से उसकी एक ब्रांच जो है रिवर की वो इस साइड से फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो उसने फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। गॉट इट? अब यहां पर इनके जो अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं अब वो रिप्रोडक्शन के थ्रू यहां पर ही बचे रहेंगे, जबकि आगे ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द नेचुरल बैरियर। सिमिलरली यहां पर आने वाले वेरिएशंस यहीं पर रहेंगे, वो इधर ट्रांसफर नहीं हो सकते। गॉट इट? तो इन दैट कंडीशन
इनमें जो वेरिएशंस के कारण जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो इधर वालों के अंदर इनसे अलग होंगे, क्योंकि सभी वेरिएशंस एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप में रहते हैं। अब जब ये 1000 ईयर्स पासिंग 1000 ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि वेरिएशंस इस तरीके से एक या दो स्पीसीज में एक या दो जनरेशन में नहीं दिखते, 1000 ईयर्स की प्रोसेस होती है उसमें, जिसके रिजल्ट में जब अपन कंपेयर करेंगे तो दीज आर क्वाइट डिफरेंट। एक ही स्पीसीज होने के बावजूद ये एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे इन अपीयरेंस, इन अदर कैरेक्टर्स, अपीयरेंस में और अदर कैरेक्टर्स में। गॉट इट? तो इस तरीके से ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। अच्छा, यही डाइवर्सिटी अगर कंटिन्यू बनी रही और 1000 ईयर्स के बाद जब ये एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन ना कर पाए, अपीयरेंस के कारण हो सकता है, मे बी पॉसिबल इसके अंदर डीएनए स्ट्रैंड्स अलग टाइप के हो गए, वेरिएशंस के कारण इसमें अलग हों, या ये एक दूसरे के अपीयरेंस को देखकर एक दूसरे को रिप्रोडक्शन के लिए रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दें, या इनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में इस तरह से चेंजेस आ जाएं कि वो अब एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस कंडीशन में जब ये रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं रहेंगे, देन दीज आर कॉल्ड टू डिफरेंट स्पीसीज। तो यहां पर क्या बन जाएंगी, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज बनती हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इसलिए अब जो एक स्पीसीज के अलग अलग बनना एक इवोल्यूशन हो गया। एक स्पीसीज से इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज बनना अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। इसलिए अपन यहां पर बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज एंड इवोल्यूशन। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, ये जो डाइवर्सिटी जो यहां पर क्रिएट हुई है, अब अपन ये तो स्पीसीज से थोड़ा सा इसका लिंक था इसलिए वहां पर लेके गया मैं, वापस से अपन पॉइंट पर ही आते हैं। ये जो जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, ये जेनेटिक वेरिएशंस इनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। किस तरीके से? सपोज कीजिए देयर आर टेम्परेट बैक्टीरिया फाउंड इन दिस पॉन्ड। ये एक पॉन्ड है जिसके अंदर टेम्परेट बैक्टीरिया पाए जाते हैं। टेम्परेट बैक्टीरिया यानी कि जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। ओके? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इसका टेम्परेचर राइज अप हो गया पॉन्ड का। रिजल्ट, ये टेम्परेट बैक्टीरिया विल बी एलिमिनेट एंड देयर इज नो बैक्टीरिया नाउ। अब एक सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। यहां पर इस पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो टेम्परेचर रेसिस्टेंट का उनमें कैरेक्टर बन गया, यानी कि वो टेम्परेचर में चेंज, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की कंडीशंस में वो सरवाइव कर सकती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग अगर हो तो उस कंडीशन में जो टेम्परेट बैक्टीरिया वो तो एलिमिनेट हो जाएंगी, लेकिन जो टेम्परेचर रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है वो यहां पर सरवाइव करते रहेंगे। दैट मीन्स ये स्पीसीज एलिमिनेट नहीं होगी। तो यहां पर जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं या जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इस स्पीसीज के सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, बिकॉज ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन दे कैन इजिली अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंट या डिफरेंट इन अडॉप्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस के कारण ही ये डिफरेंट जो एनवायरमेंट है या जो एनवायरमेंट में चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप उसको अडॉप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ये चेंजेस कर सकते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एक पैरामीटर है किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल का। ओके, नाउ लेट वी रीड इट। द हायर लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज। जैसे अभी अपन ने बात की, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा हो तो किसी भी स्पीसीज के एलिमिनेशन का रिस्क कम होता है, बिकॉज दैट स्पीसीज विल हैव ग्रेटर एबिलिटी टू अडॉप्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। क्योंकि ऐसे स्पीसीज जिसमें डिफरेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है उनमें डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन की जो एबिलिटी है
वो ज्यादा होती है. They have greater ability. They have greater ability to adopt according to environment. So they will survive in different environments or in condition of change in environment. I'm again repeating. The higher level of genetic diversity decreases the risk of extinction of a species. हायर लेवल जेनेटिक डाइवर्सिटी का हायर लेवल होना किसी भी स्पीसीज के एलिमिनेशन को, जो एक्सटिंक्शन का जो रिस्क है उसको कम करता है. बिकॉज दैट स्पीसीज जिसमें ज्यादा डाइवर्सिटी है विल हैव ग्रेटर एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, क्योंकि ऐसे स्पीसीज में डिफरेंट एनवायरमेंट्स में एडॉप्टेशन की ग्रेटर एबिलिटी होती है. गॉट इट? Clear? This diversity or variations is responsible for the development of new species, new varieties of a species, or sometimes new species also. ये जो डाइवर्सिटी या वेरिएशंस जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक वेरिएशंस, वो न्यू वैरायटीज, एक स्पीसीज की जो न्यू वैरायटीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, क्लियर? So these are two type of biodiversities that we discussed. First was species diversity and second was genetic diversity. Third one, that is ecosystem diversity, we will discuss in next class. Okay, hope you like it. Thank you.